इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर एट वॉर। 50 साल पहले योम किप्पुर के टाइम पे एक वॉर का डिक्लेरेशन हुआ था और उसके बाद सीधा अभी इसराइल ने ऐसा डिक्लेरेशन दिया हुआ है। अदानी पोर्ट्स, जिनका एक हैफा पोर्ट इसराइल में है, उसके शेयर प्राइसेस इंडिया में 5% गिर गए। सन फार्मास्यूटिकल्स, जिसकी एक सब्सिडरी है टारो फार्मास्यूटिकल्स इसराइल में, उसके भी शेयर प्राइसेस 2% गिर गए। गोल्ड की प्राइसेस एंटायर वर्ल्ड में 2% बढ़ चुकी है और शायद और भी बढ़ने वाली है। अटकलें तो ये भी लग रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडन के इलेक्शन में 2024 में इजराइल का ये वॉर टांग अड़ा सकता है। बातें ये भी हो रही है कि इजराइल के इस वॉर के पीछे हमास, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम कंट्रीज लाइक ईरान, सीरिया एंड टर्की। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब एकदम क्लियर कट नहीं है, लेकिन मैं और आप मिलकर इस वीडियो में कुछ ओपिनियंस डेफिनेटली बना सकते हैं। आपके ओपिनियंस मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लेट अस टेक एजुकेटेड गेसेस। इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर ये समझते हैं कि इस वॉर का इंडिया पे इंपैक्ट क्या है, एंड लास्ट में ये समझेंगे कि इसका हम पे, मतलब लेमैन इंडियंस को, भारतवासी को क्या इंपैक्ट हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा उत्साह बहुत ही बढ़ता है। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के लिए एक पवित्र दिन था, जिसको सिमचाट तोरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन पर सुबह 6:30 बजे हमास, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इजराइल की तरफ 5000 रॉकेट्स फायर कर दिए। उसके सिर्फ 1 घंटे बाद हमास के मिलिटेंट्स थ्रू ऑल द 3 रूट्स, लैंड, वाटर और एयर, इजराइल के अंदर आ गए। उन्होंने गाजा इजराइल बॉर्डर को बुलडोजर के थ्रू तोड़ दिया। उनकी बोट्स इजराइल टेरिटरी के अंदर आ गई और पैराग्लाइडर्स का यूज करके उन्होंने इजराइल पर बॉम्ब्स बरसाए। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तब तक 700 इजरायली मर चुके हैं, 2000 से ज्यादा वुंडेड है और करीब 130 इजरायली बंदी बनाए गए हैं। और ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स है। इजराइल पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट सालों साल से चली आ रही है, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू अ सिंपल रीजन। इजराइल के ज्यूज और पैलेस्टीन के मुस्लिम्स अपनी सर्वोच्च सत्ता, मतलब सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है एज एन इंडियन डिप्लोमेटिक फ्रंट। उनका यह मानना था कि इजराइल और पैलेस्टीन, इन दोनों का अलग अलग होना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, ये सही नहीं है। इंडिया ने इजराइल को हमेशा कोल्ड शोल्डर दिखाया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें 1990 में चेंज हो गई। 1990 में इराक और कुवैत का वॉर हुआ, जिसमें पैलेस्टीनियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया। इंडिया ने हमेशा से ही पैलेस्टीनियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया था, लेकिन आफ्टर दिस मूव इंडिया को रियलाइज हुआ कि ये शायद ठीक नहीं भी हो सकता लुकिंग एट करंट सर्कमस्टेंसेस। इंडिया ने इमीडिएटली अपना स्टैंड थोड़ा मॉडरेट किया और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बांधने शुरू किए। 1992 में ये सक्सेसफुल भी हुए। 1999 में इंडिया का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, जो कारगिल वॉर से भी जाना जाता है। ये वॉर के कारण इंडिया और इजराइल के रिलेशंस ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। इंडिया को इजराइल ने सपोर्ट किया थ्रू प्रोवाइडिंग बॉम्ब्स फॉर वेजिंग द वॉर और फॉर डिफेंडिंग द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था और इजराइल के तरफ इंडिया का नजरिया एकदम ही चेंज हो गया। मोदी गवर्नमेंट के 2014 में आने के बाद दे हैव टेकन अ डिप्लोमेटिक स्टैंड टुवर्ड्स बोथ पैलेस्टाइन एंड इजराइल। 2017 में पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर को मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ भारत में होस्ट किया। 2017 में ही मोदी जी ने इजराइल को विजिट किया था, लेकिन उन्होंने पैलेस्टाइन को विजिट नहीं किया। 2018 में मोदी जी ने पैलेस्टाइन को विजिट किया, लेकिन इजराइल को विजिट नहीं किया। स्मार्ट ना? इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक स्टैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया ने पैलेस्टीनियन स्टेट को सपोर्ट किया है। इंडिया के लगभग 1 करोड़ लोग ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, एंड अराउंड 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय दिस मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। इंडिया को इजराइल ने हेल्प किया था इन 1999 इन कारगिल वॉर्स, जिसके कारण इजराइल के तरफ भी इंडिया का मूव एकदम ही बैलेंस्ड होना चाहिए था। एंड दिस इज द रीजन
टू टेक द मिडल ईस्ट इनटू कॉन्फिडेंस एंड टू ऑल्सो वेज इट्स सपोर्ट टुवर्ड्स इजराइल, इंडिया ने हमेशा से ही एक बैलेंस्ड स्टेज रखा है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो ये इजरायली वॉर के कारण इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकता है? 4 लेवल्स पे इंपैक्ट होने वाला है। नंबर 1 इज इन्फ्लेशन, नंबर 2 इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, नंबर 3 इज करेंसी एंड नंबर 4 इज इलेक्शंस। पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि विद एवरी 1% इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस इंडियाज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बाय 0.49%। इसका मतलब अगर पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपये से बढ़ गए तो आपकी ब्रेड जो आज 50 रुपये में मिल रही थी वो 52.5 की हो जाएगी। आपकी कमीज जो आज 1000 रुपये में मिल रही है वो 1050 रुपये की हो जाएगी। आपके घर का खर्चा जो आज 20,000 रुपये है वो 21,000 रुपये हो जाएगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है वैसे वैसे हमारी ग्रोथ स्लो होती जाती है। एक साइड पे इन्फ्लेशन होगा ड्यू टू दिस इजराइल वॉर और दूसरी साइड पे हमारी ग्रोथ स्लो होगी, एंड दिस इजराइल वॉर कैन कम इन बिटवीन अस एंड आवर $5 ट्रिलियन गोल। दूसरा इंपैक्ट होगा ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हाल ही G20 में एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ था। ये कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज से कनेक्ट करेगा और गल्फ कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करेगा। Because of this corridor, which will be engaging all the 3 railways, roadways and waterways, there was a possibility of reliable and cost efficient transportation between these countries. एक क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क तैयार होगा जिससे लॉजिस्टिक्स को बहुत फायदा होगा। बट बिकॉज ऑफ दिस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इफ आई मे, ये कॉरिडोर खतरे में आ गया है। इसका डेवलपमेंट कब और कितना होगा पता नहीं, और इसका डेवलपमेंट होने के बाद भी इसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वो भी पता नहीं। नंबर 3 इंपैक्ट वुड बी ऑन करेंसी। इजराइल की ये वॉर के कारण लोग मतलब इन्वेस्टर्स इन जनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ वंस अगेन बेटिंग ऑन द सेफ हेवन करेंसी विच इज यूएस डॉलर। यूएस डॉलर की डिमांड फिर से बढ़ी है और बढ़ने वाली है। इंडिया और इजराइल का जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इंपैक्ट होगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच शायद इंडिया और डॉलर के एक्सचेंज रेट पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। रूपी डेप्रिशिएट हो सकता है, लेकिन आपको इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेंजेस शायद लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेंगे। चौथा इंपैक्ट, इलेक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। यूएस में और इंडिया में दोनों में 2024 में इलेक्शंस आने वाले। प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन इलेक्शंस में ड्यू टू ऑयल प्राइसेस प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर ऑन विच इलेक्शंस आर फॉट। इंडिया पे हमने इंपैक्ट तो समझ लिया, अब मेरे और आप पे इंपैक्ट समझते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट होता है ऑन द एक्सपेंस साइड और दूसरा इंपैक्ट होता है ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड। एक्सपेंस साइड पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दैट the oil prices may get a little bit disturbed and volatile because of Middle East conflict. Middle East produces a substantial amount of oil for the world and इसके कारण oil prices थोड़े disturb रह सकते हैं। Because of these oil prices इंडिया में inflation हो सकता है, चीज़ें मेरे और आपके लिए महंगी हो सकती है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का डेवलपमेंट भी शायद रुक सकता है, जिसके कारण जो फायदा हमें होने वाला था इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट वो शायद थोड़ी देर के लिए चला जाएगा। हेंस यू एंड आई मे फेस इन्फ्लेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बिकॉज ऑफ दिस इजराइल वॉर। अगर हम इन्वेस्टमेंट साइड की बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हुई है बिकॉज इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ सेफ असेट लाइक गोल्ड। स्टॉक फ्यूचर्स वर्ल्ड लेवल पे 0.5% जैसे गिरे थे और सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया में मंडे को 0.7% गिरा था। हमारे लिए इंपैक्ट 2 लेवल पे आएगा, एक है स्टॉक्स, दूसरा है गोल्ड। स्टॉक्स की पहले बात करते हैं। क्या आपको अदानी पोर्ट्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स को खरीदने के लिए भागना चाहिए? नंबर 2, क्या आपको एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स जो ऑयल डिपेंडेंट है उनको बेच देना चाहिए? आई थिंक ये जो वोलेटिलिटी आई है बिकॉज ऑफ इजराइल वॉर ये उतनी बड़ी नहीं होने वाली है जितनी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण आई थी। तो आपको सबसे पहले ऑन द स्टॉक्स फ्रंट पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ भी बेचने से पहले सोचना है। आप कुछ भी खरीदे या बेचे, आपको डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस करना है टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड देन टेक अ परचेज डिसीजन। जस्ट ऑन द बेस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट आपको परचेज या सेल डिसीजन नहीं लेना है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस 2% तक बढ़ी है और शायद और भी बढ़ेगी। कोई भी असेट अगर बढ़ रहा है तो उसको खरीदना एडवाइजेबल नहीं होता इन जनरल टर्म्स।
नन ऑफ दिस इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि अगर आपको गोल्ड की ये इमीडिएट नीड नहीं है तो आपको गोल्ड बाय करने के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। आपको सोच समझ के अपना परचेज और सेल डिसीजन लेना है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ऑल्सो। ये तो था मेरा ओपिनियन ऑन द करंट इजराइल वॉर। मुझे आपका ओपिनियन जानना है इन कमेंट्स सो दैट आई कैन रिफाइन माई ओपिनियन। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के एक लिंक थ्रू शेयर करके ये वीडियो को फैला दीजिए। इससे हमें बहुत हेल्प होगी, हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। मैंने आपके लिए एक फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे खोला हुआ है, आप सब इसका फ़ायदा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सारे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।